सो हेलो एवरीवन। आज वर्क एंड एनर्जी के लिए हम लोग कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट एप्लीकेशन बनाएंगे क्योंकि वर्क एनर्जी का पिछले बार सारा चीज हम लोग ने देख लिया था, थ्योरी वगैरह सब हो गया था। इस बार इसको बना के फिर नया चैप्टर द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स। ठीक है, धीरे धीरे ही इसमें आगे बढ़ा जाएगा ना, क्योंकि ठीक है। तो इसको अगर बनाया हो तो बहुत अच्छा है, अगर जिसमें जो नहीं बना है वहां देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन लिख सकते हो। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 6 पियर्सन साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ हॉर्स पुल्ड अ कार्ट फ्रॉम, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये जो भी सोल्यूशन बनाऊंगा जो उनका आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। अभी सारा चीजें थी, इसके बाद अभी ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, केवल लेवल 3 बचा हुआ है। और क्या हाइड्रोस्टैटिक का क्लास 9 का हमारा इस बार क्या खत्म हो जाएगा, इसके जस्ट तुरंत बाद बनाने वाला हूँ। सारा थ्योरी जो बचा वो खत्म हो जाएगा, VSATQ हो जाएगा और लेवल 1 के क्वेश्चन सारे बना दिए जाएंगे। और क्लास 10 का मोल का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक उसको बता दिया जाएगा। और मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स का सारा थ्योरी अगर कोशिश होगा तो आज ही करा दिया जाए। तो ये सब वीडियो इसी के जस्ट बाद बनाने वाला हूँ। सो कंसेप्ट एप्लीकेशन इज अ हॉर्स पुल्ड अ कार्ट फ्रॉम पोजीशन A to B थ्रू C, okay, and came back to position C as shown in figure. What is the work done by the horse, comma, if the force applied by the horse is 100 न्यूटन? ओके, ऑप्शन दिया हुआ है ABCD जो भी। तो चलो इसको बनाते हैं। तो हम एक छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये A पॉइंट हो गया, ये C हो गया, C बीच में है, मतलब C पॉइंट इज इन द मिडल, ओके। तो ये हमारा AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 मीटर आई गेस, और BC इज इक्वल टू गिवन 14 मीटर, यही है ना। लेट मी चेक। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार हॉर्स A to B गया हॉर्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ, B to C गया। ठीक है, यानी A to B गया किस लाइन से, इसी लाइन से होके, ठीक है, इसी स्ट्रेट पाथ पे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा A to B जाने के तो कई तरीके हैं, है ना, समझ रहे हो, इनफाइनाइट वेज हैं, ठीक है, वो सब नहीं। तो ये जो पाथ फॉलो किया इसने, मैं बता दे रहा हूं इसमें, ठीक है, ये जो पाथ इसने फॉलो किया ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पाथ फॉलो किया। तो ये सेम पाथ फॉलो किया। तो A to B के लिए हम क्या लिखें, अब आपको पता है कि जिधर फोर्स है ना, हॉर्स अपना खींच रहा होगा जो भी काट है, तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है A to B के दौरान, 100 न्यूटन। ओके, हम A to B की बात कर रहे हैं, 100 न्यूटन। और AB का कितना डिस्टेंस है, AB इज इक्वल टू 30 मीटर, ये दोनों गिवन है। तो हमारा यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन AB, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वर्क डन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 100 न्यूटन ये फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। तो यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 3000 क्या आ जाएगा, जूल, क्योंकि SI यूनिट वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। अब B to C के लिए देख लेते हैं। तो B to C के दौरान भी A फिजिकल कितना है, 100 न्यूटन। अब यहाँ पर कैच है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ठीक है A to B तो ठीक है, लेकिन B to जब C गया ना, तब तो मुझे लगता है कि जैसे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग तो नहीं है। नहीं, B to C जाने के दौरान देखो, आप देखो एक छोटा सा B to C बनाता हूँ। B to C जाने के दौरान जिधर फोर्स है ना, मान लो ये फोर्स ये वेस्ट की तरफ है ना, फोर्स वेस्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेस्ट की तरफ है ना, तो इसीलिए उस समय का भी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक चीज और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है A to B गए, फिर B to C आए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, AC ही तो है डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, AC है। तो ऐसा हो सकता है कि लोग AC का ही क्या करें, AC जो ये जो डिस्टेंस है इसी को फोर्स से मल्टीप्लाई करके और वर्क डन निकाल देंगे, बोलेंगे कि ये वर्क डन हो गया। ऐसा नहीं होगा। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होगा, कि AC का जो डिस्टेंस है उसी को 100 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वर्क डन आ जाएगा। जैसे AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 13 माइनस 14 यानी 16 मीटर, तो 16 मीटर इंटू 100 न्यूटन यानी 1600 जूल। ये आंसर नहीं होगा। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होगा, तो मुझे बताना कि इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको अथी करो, पता करो कि आखिर ये आंसर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि लगता है कभी कभी कि ये जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट तो AC लग रहा है, क्योंकि फाइनल ये हमारा इनिशियल पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट तो C है।
तो ए सी ही तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से तो आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन और हमारा BC क्या हो गया गाइस, हमारा BC हो गया 14 मीटर। तो हमारा वर्क डन BC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, 100 न्यूटन इंटू 14 मीटर इज इक्वल टू 1400 जूल। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अलोंग AB, ठीक है, A से B जाने में जितना वर्क डन हुआ, फिर वर्क डन B से C जाने में जितना वर्क डन हुआ, यही ना। तो कितना हो गया 3000 जूल प्लस 1400 जूल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4400 जूल। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बिल्कुल साफ लिखा करो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 1400 जूल टोटल वर्क डन करना पड़ा। देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि B से C जब ये हॉर्स जा रहा था ना, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो माइनस में लेना चाहिए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये माइनस 1400 जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जिधर हॉर्स जा रहा है ना, ये हॉर्स जिधर वेस्ट की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही है ना। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा था कि अगर फोर्स मान लो ईस्ट की ओर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है वेस्ट की ओर है, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव उसका आएगा ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, B से C जब ये उल्टा जा रहा है तो हॉर्स का जो भी फोर्स है वो अभी भी वेस्ट में है, और डिस्प्लेसमेंट भी तो B से C के बीच में हो रहा है, ये एरो देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि 3000 जूल में से 1400 जूल सब्सट्रैक्ट कर दिए और 1600 जूल आंसर लिख दिए। वो ऑप्शन में भी है, देखो ये ऑप्शन में भी है 1600 जूल, देख रहे हो, तो ऑप्शन ये सही मारना, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फाइंड द व्हाट इज द वर्क डन बाय हॉर्स, है ना, वर्क डन बाय हॉर्स पूछ रहा है। If the force applied by the horse is 100 Newton. So I hope कि ये क्लियर होगा। प्रकाश bought an electric bulb which is rated as 70 वाट। आप भी आपके घर में भी बल्ब होगा, आप उसको देखोगे तो वहां कुछ ना कुछ वाट लिखा रहता है, तो पावर का यूनिट है वाट, ओके। He knows the fact that a 70 watt bulb consumes 70 joules of electrical energy per second. The energy consumed by it per second is, और अर्ग में पूछा है ना, अर्ग क्या होता है, जब भी हम अर्ग की बात करते हैं देखो बनाता हूं इसको, सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो 70 वाट का हमारा एक बल्ब है और क्वेश्चन में दे दिया है 70 वाट क्या है बल्ब है। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि 70 वाट का मतलब होता है कि ये जो बल्ब है ना, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये बल्ब क्या है 70 जूल का जो एनर्जी है, क्योंकि जूल किसका यूनिट है वर्क का, और वर्क समझ रहे हो वर्क और एनर्जी दोनों का सेम ही यूनिट होता है जूल, ठीक है। और ये वाट किसका एनर्जी होता है पावर का, ठीक है। तो 70 वाट बल्ब का मतलब ये होता है कि ये जो बल्ब है ना 70 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, 70 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है क्या पर सेकेंड। तो अगर आपके घर में कोई बल्ब है और मान लो उस पर लिखा हुआ है 10 वाट, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बल्ब है ना वो 10 जूल एनर्जी क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म में है। 10 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है क्या पर सेकेंड, ठीक है। इसीलिए आपके घर में जो भी बल्ब आता है कहा जाता है कि आप कम वाट के बल्ब लाओ ताकि बिजली बिल कम आएगा। इसी चलते जितना कम वाट रहेगा ना उतना कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये केवल बल्ब के लिए ही नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, एसी, फ्रिज, और इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, कि जो जितना कम एनर्जी रहेगा, एनर्जी एफिशिएंस जितना ज़्यादा रहेगा उसी को हम खरीदेंगे। और आप भी ऐसे ही बल्ब को ज़्यादा खरीदना, इससे बिजली बिल भी कम आएगा। तो खैर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आते हैं कि 70 जूल पर सेकेंड। तो ये क्या कह रहा है कि इसको हम कितना लिखे अर्ग में, ये क्या कहा, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट पर सेकेंड इज अर्ग में। तो आपको पता है ना कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है गाइस, 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। अर्ग क्या है, ये CGS यूनिट ऑफ CGS यूनिट, ओके, CGS यूनिट ऑफ क्या है एनर्जी है, ओके, या फिर वो है ना एनर्जी या वर्क जो कहो CGS यूनिट। तो जब 70 जूल है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 70 जूल को 70 इंटू यहाँ पर ऐसे लग दो 10⁻⁷ अर्ग
ठीक है, पर सेकंड। तो हमारा यही आंसर हो गया कि 70 जूल लिखो पर सेकंड या 17 × 10⁻7 अर्ग लिखो। क्यों? क्योंकि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया? तो 70 × 10⁻7, ठीक है, 7 अर्ग, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? रामू इज रोलिंग अ गैस सिलेंडर फ्रॉम A to C through B as shown in the adjoining figure by applying a force of 100 Newton. ओके, तो A से B पहले रामू गया और फिर B से C गया 100 न्यूटन। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय हिम। तो कितना टोटल वर्क डन किया गया उसके द्वारा? तो सिंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा ही होगा। तो ए बी ये रहा, और मैं एक छोटा सा देखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और ये हमारा बी से सी के बीच में ये रहा। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखो कि ये थोड़ा सा बड़ा है, बी सी का वैल्यू थोड़ा सा 4 मीटर है, तो थोड़ा सा और लंबा मैं कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है, तो ये ए बी का वैल्यू 3 मीटर, बी सी का वैल्यू क्या है 4 मीटर है। इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, और ये रहा हमारा सी। तो बोल रहा है कि इसी पाथ को फॉलो किया रामू ने। ए से बी जाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है रामू ने। ठीक है, और बी से सी ये ऐसे गया है। ठीक है, तो मजा आ रहा है। तो इसमें कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। तो ए से सी थ्रू बी एज शोन इन फिगर बाय अप्लाइंग 100, है ना। एक गैस सिलेंडर है, उसको रोल करके गैस सिलेंडर। अब थोड़ी गैस सिलेंडर बहुत भारी होता है ना, अगर फुल है तो। ऐसे फुल नहीं भी है फिर भी भारी रहता है गैस सिलेंडर, जो आपके घर में जो खाना बनता है, है ना। तो बहुत लोग उसको रोल करके ले जाते हैं, उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है, तो उसको रोल करके ले जाना 100 न्यूटन का फोर्स देके। ओके, तो अगर हम देखें वर्क डन ए बी कितना हो गया, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ए बी पर? ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी के बीच में 3 मीटर ही है, और उसी को फॉलो किया है, तो 3 मीटर इंटू 100 न्यूटन, यानी कि हमारा क्या हो गया 300 जूल। ओके, फिर वर्क डन अलोंग बी सी क्या हो गया, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी से सी के बीच में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को ये फॉलो किया है, तो ये 4 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और अभी भी फोर्स तो 100 न्यूटन ही है, रामू ने लगाया है, तो 400 जूल। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इस टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा WAB प्लस WBC, यानी 300 जूल प्लस 400 जूल इज इक्वल टू 700 जूल। ये क्या हो गया आंसर। आंसर बिल्कुल साफ लिखना, अच्छे से लगे कि हाँ आंसर लिखा है। ऐसे तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर पता नहीं कहाँ लिख देते हैं बनाते बनाते। तो वैसे तुम ये सोच सकते हो कि ठीक है ए से सी गए बी होते हुए, लेकिन अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो AC है ना, और AC की दूरी कितना होगा 5 मीटर, वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो अगर AC 5 मीटर है, तो क्या हम 100 इंटू अगर 5 करेंगे तो आंसर तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो 100 जो न्यूटन फोर्स लग रहा है वो AB के डायरेक्शन में लग रहा है, फिर BC के डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। आ रही बात समझ में? अगर 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगता है ना, बिल्कुल ऐसे, एक ये भी तो है, A से C जाने का एक शॉर्टकट ये भी तो है ना, आप देखो ना इसको, शॉर्टकट जाने का एक ये भी तो तरीका है ना A से C जाने का। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होता है, तो AC तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 5 करेंगे, वहां से नहीं आएगा। 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा 500 जूल, जो कि आंसर नहीं है। ओके, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप जो ले रहे हो ना, वो जो भी फोर्स का वैल्यू ले रहे हो वो गलत है। ठीक है, दरअसल ये 53 डिग्री है। अब कहाँ से आया ये अभी तो नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से होता है। तो 53 डिग्री मैंने पता किया कि ये 53 डिग्री है, और ये 5 मीटर है। उसके आगे, उसके बाद आपको यहाँ का फोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स F cos जो भी है, F cos आप F cos कितना 100 इंटू कॉस कितना हो गया 3/5, और कितना हो गया, तो कितना हो गया 20 है ना, तो ये 60 हो गया, 60 ये फोर्स का वैल्यू, और चला कितना है तो 5। ठीक है, तो 6 × 5 = 300,
और फिर ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 4/5, तो ये 20 है, तो ये 80 और चला कितना है 5, तो 400, अब 600 आ गया। तो खैर एक और तरीका है इसको बनाने का, लेकिन वो अभी उसको जानोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैं बस ये बताना चाहता कि देखो डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है उसको जानने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जाना जरूरी है, जो कि यहाँ पर हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो खैर यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको बाद में देखेंगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जान जाएंगे। ओके, तो हमारा 2 का आंसर कितना है 17 × 10⁻⁷। 3 का आंसर कितना है 700 जूल, तो हमारा ये ऑप्शन। 4 का देखते हैं, तो 4 का देखते हैं कि अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग साइड द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि तीनों साइड जो है इक्वल है या 2 साइड इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये भी नहीं बोला है कि इनका एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए तो नहीं बताया। ठीक है, इन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी वंस इन एक बार केवल घुमा है। ठीक है, बॉडी केवल एक बार घुमा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हारी घड़ी जिस जैसे चलती है, तुम्हारी घड़ी कैसे दिशा में चलती है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया क्या क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है ये, पहले यहां से यहां, ठीक है, और यहां से यहां, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, मतलब घड़ी जैसे चलती है उसके अगर आप अपोजिट जाओगे ना एक सर्कल में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, अ बॉय इज मूव्ड अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी वंस इन anti-clockwise direction by applying different forces along different sides as represented in the figure. The total displacement of the body, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, and work done by the forces are, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट और इसमें क्या वर्क डन, टोटल वर्क डन को लिखना है। तो ये जो साइड ए बी है, ओके, ये देखो एरो दिया गया ना, इसका मतलब ए से बी जा रहा है बॉडी, उसके बाद बी से सी की ओर जा रहा है, उसके बाद सी से ए की ओर। आप एरो देख रहे हो, बी से सी की ओर, फिर सी से ए की ओर। ओके, अब ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 6 मीटर है, और ए से बी के बीच ये इस किस पाथ को फॉलो किया, इस पाथ को फॉलो किया है ना, इस पाथ को। उसी तरह बी से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, सी से ए के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो ए से बी के बीच जाने के दौरान बॉडी ने कितना उसका कितना उसने कितना क्या बोलते हैं, किधर गया, एंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस, एंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। मुझे लगता है इसमें ना एक प्रिंटिंग आपका क्या होगा, 15 8 है, 9 चौके 36, 17 छक, 7 छक और 6 4 102। मुझे इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, इस बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहां जहां जूल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 17 जूल लिखा हुआ है ना, 17 जूल लिखा हुआ है, ये 17 जूल नहीं होगा, ये 17 न्यूटन होगा। क्योंकि अगर वर्क डन पहले ही अब बता दिए हो तो मुझे वर्क डन निकालने की क्या जरूरत है, मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, 17 जूल प्लस 4 जूल प्लस 15 जूल। अगर मुझे पता चल गया कि ए से बी के बीच में कितना वर्क डन हुआ है 17 जूल, बी से सी के बीच में 4 जूल, सी से ए के बीच में 15 जूल, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाना चाहिए था। यानी 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 15 36 जूल। ऐसा तो ये समझ रहे हो ना बात को, ये 4 जूल ना होकर 4 न्यूटन है, ये फोर्स होगा ना, ये 15 जूल ना होकर 15 न्यूटन है, तो इसको करेक्शन कर लेना। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन। तो 4 को हम थोड़ा अलग से बनाते हैं इसको, क्योंकि तो ना थोड़ा हमारे अच्छे मेहमान हैं, तो इसको इनका स्वागत तो होना चाहिए। तो 4 का अब ठीक है, ए बी सी, और जल्दी बता दो हमें, 6 मीटर 17 न्यूटन। फिर बी से सी के बीच में बता दो 9 मीटर 4 न्यूटन। फिर 8 मीटर 15 जूल, 15 न्यूटन ना, जूल नहीं ना। ठीक है, तो वर्क डन अलोंग ए बी कितना लिखें, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर, फोर्स कितना है 17 न्यूटन, यानी कि 102 जूल। वर्क डन अलोंग बी सी कितना लिखें 9 मीटर इंटू 4 न्यूटन,
इज इक्वल टू 36 जूल, है ना। 9 4 जा 16, सॉरी 9 4 जा 36। वर्क डन अलोंग AC कितना है, 8 मीटर इंटू 50 न्यूटन, यानी 15 8 20 से 102 जूल, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन वन, क्या लिखा है, टोटल वर्क डन क्या लिखा है, वंस, है ना। A body is moved along the sides of a triangle ABC once, केवल एक बार, यानी कि A से B, B से C और C से A, बस एक बार, एक ये चक्कर लगाया ना, एक ही डायरेक्शन, ठीक है, बाय अप्लाइंग डिफरेंट फोर्सेस। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दोगे तो 1 2 प्लस 36 प्लस 120, ये जूल हो जाएगा। तो इसमें 6 2 8 और 3 2 5 2, तो 258 जूल हमारा क्या आ जाएगा। ये केवल एक आंसर है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा टोटल, हमारा बॉडी A से B के बीच में, A से B गया, इस पाथ को इस पाथ को फॉलो किया, फिर B से C गया, ठीक है, फिर C से A आया, ये डायरेक्शन मैंने दे दिया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट A है, ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी A है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए A से स्टार्ट किए और A पर ही आ गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इस जर्नी के दौरान कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी A है, फाइनल पॉइंट भी A है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही पॉइंट है ना, तो 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर। लेकिन अगर कोई, चलो ये तो ठीक है, लेकिन टोटल, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूं, है ना। लेकिन इफ अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है ना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में बहुत अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, अगर शॉर्ट भाषा में बोले तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर प्लस 9 मीटर। लेकिन कोई पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो 6 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 8 मीटर, यानी कि 9 6 15 और 8 23, यानी 23 मीटर। ये पूछा तो नहीं है, बट हमने अपने से इसको निकाल लिया, ठीक है। हमें तो हमारा 2 आंसर है, एक आंसर हमारा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो 0 मीटर, और टोटल वर्क डन पूछा तो 258 मीटर, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे गाइस, ये 0 मीटर, यहाँ पर 0 मीटर, और यहाँ पर 258 जूल पुट करोगे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। सुरेश कैरिंग अ बैग कंटेनिंग 25 मैंगोज फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इसमें ठीक है, देखते हैं, इसको भी अलग से बनाना पड़ेगा क्या, नहीं इसको देखता हूँ यहीं पर। तो ये जो अगर हम बनाते हैं, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ये मान लो ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ये फिफ्थ फ्लोर है, यही होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ग्राउंड पर ये रहता है, इसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। इसको कैसे लिखूं, इसको फर्स्ट फ्लोर लिख देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया, ठीक है। तो उसने एक पढ़ लेता हूँ, सुरेश कैरिड अ बैग कंटेंट 25 मैंगोज, टोटल 25 मैंगोज हैं, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फिफ्थ फ्लोर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 मैंगोज एट ईच डोर, at each floor, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ ही स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एंड ईच मैंगो वेट्स 200 ग्राम, 200 ग्राम काफी बड़ा मैंगो है, 200 ग्राम, देन कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द पर्सन, height of the each floor is 4 मीटर and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर फ्लोर के बीच में कितना हाइट है, 10 मीटर का, ये ऐसा दे सकते हो 4 मीटर का हर फ्लोर के बीच में, ऐसा नहीं कि केवल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के बीच का भी हाइट 4 मीटर है, ठीक है, इस तरह। तो मान लो यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन होना था, और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारे फ्रेंड, सेकंड पे तुम्हारे फ्रेंड, थर्ड पे, फिफ्थ पे तुम सबसे ऊपर, और कोई मान लो कोई सेलिब्रेशन है, तो उधर से तुम्हारा एक फ्रेंड आया और हर फ्लोर पे वो 5-5 मैंगो देते गया,
तो टोटल वर्क डन बाय द मैन पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है अगर कोई पूछे तो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है ना, क्योंकि मैंगो का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंगो पहले ग्राउंड पर था, कुछ मैंगो फर्स्ट फ्लोर पे, कितना 5 मैंगो फर्स्ट फ्लोर पे, फिर 5 मैंगो सेकंड पे, फिर 5 मैंगो थर्ड पे, फिर 5 मैंगो फोर्थ पे और फिर 5 मैंगो फिफ्थ पे। तो हो गया ना 5 इंटू 5 25, टोटल 25 ही तो थे मैंगो। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्वॉल्व है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है, mgh, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअल हम लोग 9.8 ही होता है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स हम लोग लेते हैं। और एच यानी हाइट। तो हमें जो मैंगोज का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, हमें उसको लिखना है। कहने का मतलब कि ये मैंगोज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, तो हमें इफ स्टार्स डिस्ट्रीब्यूशन देन कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द पर्सन। पर्सन ने कितना टोटल वर्क डन किया, ओके, कुछ वर्क डन किया है ना, क्योंकि वो मैंगोज को हर फ्लोर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ठीक है, तो उसने वर्क डन किया है। तो कितना वर्क डन किया है, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क डन अगर लिखूं तो टोटल वर्क डन में डायरेक्ट लिखता हूं, टोटल वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे 5 मैंगो रखे गए थे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या रखे गए थे, 5 मैंगो, 5 लिख देता हूं। लेकिन हर मैंगो कितना उसका वेट है, 0.2 kg ना, क्योंकि 200 ग्राम अगर कोई लिख रहा है तो 200 ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड कर देंगे, तब नहीं केजी में बदल जाएगा। तो 200 ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो इसको 1000 में डिवाइड कर दूंगा तो ये केजी में बदल जाएगा, यही तो 0.2 kg हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया फर्स्ट फ्लोर के लिए, इंटू जी, एम जी है ना, एम जी और एच, तो एच 4 मीटर है ना, एच क्या है, इसको एक बार मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, रुक जाओ, इसको ये केजी हो गया, ठीक है, इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इंटू 4 मीटर, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, प्लस सेकंड फ्लोर के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पे फिर से 5 मैंगो रखा गया होगा, ओके, सेकंड फ्लोर पे फिर से 5 मैंगो रखा गया होगा, और हर एक मैंगो का कितना ये है, इसको अब मैं अथी नहीं इसमें लिखता हूँ, अब मैं सीधे डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो एम हो गया, जी हो गया और एच, तो एच सेकंड फ्लोर के लिए एच कितना है, 4 + 4 ना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर से हमारा ये सेकंड फ्लोर पे 5 मैंगो, अब थर्ड फ्लोर पे भी 5 मैंगो रखना है, तो 5 मैंगो है, लेकिन इसका केवल 5 लेके मत चला जाना, क्योंकि मास थोड़ी है 5 है, ये तो केवल नंबर है, हर एक का मास 0.2 kg है, तो मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 इंटू, अब थर्ड फ्लोर के लिए कितना ऊंचाई है, 12 मीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 5 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू, अब ये फोर्थ फ्लोर के लिए कितना चाहिए, 16 मीटर, प्लस फिर से 5 मैंगोस कहाँ पर, फिफ्थ फ्लोर पे, इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो टोटल वर्क डन बाय मैन तो यही होगा। तो इसमें से सब में क्या कॉमन आ रहा है, 5 इंटू 0.2 इंटू 10 कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन ले लेते हैं सब में, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा पहले में, फिर ये प्लस साइन, तो प्लस साइन को यहाँ लिख दूं, और यहाँ पर केवल 8 बचेगा, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 0.2 इंटू 10 तो पहले से बाहर रखा हुआ है ना, प्लस इसमें से केवल 12 आएगा, प्लस इसमें से केवल 16 आएगा, प्लस 20 आएगा, तो यहाँ पर क्या देखोगे कि ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, और देखो 12 + 8 कितना 20, 4 + 16 20, और प्लस पहले से 20 है तो 20, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 20 + 20 40 + 20 60 इंटू 6, ये हमारा किस में आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन का ऐसा यूनिट और सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में रखा है, तो 600 जूल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी वर्क डन बाय मैन कितना है 600 जूल, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चलते हुआ है ये चीज, तो वर्क डन बाय मैन कितना हो गया 600 जूल, समझ में आया। इसमें हाइट का ध्यान देना था और मास तुम कितना लोगे इसका ध्यान देना था, और जूल में कैसे आया, क्योंकि हमने हर चीज का ऐसा यूनिट में रखा है, देखो मास को हमने किस में रखा
केजी में रखा, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, ग्राम नहीं होता है। एक्सेलेरेशन को किस में रखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा। और हाइट को किस में रखा, या जी, हाँ जी लिख दो, बढ़िया रहेगा। और इंच किस में रखा, मीटर में। तो जो भी हमारा आएगा ना वो जूल में ही आएगा, क्योंकि सारा एसेंट में रखा है तो वर्ड भी एसेंट में आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कंसेप्ट एप्लीकेशन हमारा होता है पूरा। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए से टी क्यू। ठीक है, ए से टी क्यू, ए से टी क्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे टी क्यू का यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 जूल। और ऐसे टी क्यू में जो जो बनाने के लिए है इसमें देख लेता हूँ कौन कौन सा बनाने के लिए है। तो ऐसे टी क्यू में यहाँ से 18 क्वेश्चन में बनाता हूँ। 30 क्वेश्चन, जैस्मिन इज रनिंग अवे फ्रॉम ए मॉन्स्टर विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो फुल स्टॉप, इफ हर वेट इज 100 न्यूटन, कॉमा, देन फाइंड आउट द एनर्जी स्पेंट बाय जैस्मिन टू एस्केप द मॉन्स्टर। ओके, रियल लाइफ में तो मॉन्स्टर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन गेम खेलते हैं तो उसमें तो मॉन्स्टर वगैरह आता है, खैर जो भी हो। तो 100 न्यूटन का वेट है जैस्मिन का, और वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, तो कितना एनर्जी उसका स्पेंड हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सो इसमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हो रहा है, किसका, मैकेनिकल एनर्जी जैस्मिन का। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के होते हैं ना, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार के, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में सिंस ये रन कर रही है ना, दौड़ रही है, तो दौड़ने के चलते काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी उसमें लगता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जैस्मिन, ठीक है, क्योंकि ये जैस्मिन, तो जैस्मिन कितना होगा, 1/2 इंटू मास ऑफ जैस्मिन, है ना, मास ऑफ जैस्मिन इंटू वेलोसिटी ऑफ जैस्मिन, ठीक है, v का स्क्वायर जैस्मिन। अब मास तो नहीं दिया हुआ है लेकिन वेट दिया हुआ है, तो वेट कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ जैस्मिन कितना है, 100 न्यूटन। तो हमारा मास कितना हो जाएगा, सिंस वेट किसके बराबर होता है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है ना। तो अगर ये 100 है इज इक्वल टू m इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि g का वैल्यू हम लोग ज़्यादातर आपके लेवल में हम लोग 10 ही लेंगे, ऐसा 9.8 होता है, खैर जो भी। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर न्यूटन लिख देता हूँ अच्छा से। यहाँ पर 100 न्यूटन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा ना। तो जैस्मिन का मास कितना है, और मास और वेट में बहुत अंतर होता है। आपको आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स भी लिखा था, उसमें काफ़ी लोगों ने सही भी बताया था कि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, जबकि वेट क्या है, वेट इज अमाउंट बाय विच द बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द कैलेशियल बॉडी। कैलेशियल बॉडी कोई भी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, अगर मून पे कोई बॉडी है तो मून कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है उस बॉडी को, वो उसका वेट हो गया। लेकिन मास क्या है, अमाउंट ऑफ द मैटर जो कंटेंट होता है उसमें, वो मास होता है, ठीक है। और मास चेंज नहीं करता है, लेकिन वेट चेंज करेगा। जिस जगह पे आप ले जाओगे, जैसे नॉर्थ पोल पे ले जाओगे तो वहाँ वेट चेंज हो जाएगा, इक्वेटर पर रहेगा तो वेट चेंज हो जाएगा कुछ, मून पे ले जाओगे अलग वेट दिखाएगा। तो ठीक है, तो खैर जो भी हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जैस्मिन हम आगे लिखें तो 1/2 मास कितना हो गया, 10 kg हो गया, ठीक है, इंटू v स्क्वायर। तो वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, याद है। और यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम कर देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, वो उसी डायरेक्शन में लगातार चलते जा रही है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। ओके, हालांकि यहाँ इसे वेलोसिटी देना चाहिए था, क्योंकि असल में जो वहाँ v लिखा था है ना, वो वेलोसिटी ही होता है काइनेटिक एनर्जी में। खैर जो भी हो, तो क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर करना मत भूलना 5 × 25 हो जाएगा, तो 2 × 10 और 5 × 125 जूल। 125 जूल जैस्मिन का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि जैस्मिन जो दौड़ रही है ना यहाँ पर, मान लो तो यहाँ पर ये दौड़ रही है, ठीक है। तो अब ये तो ग्राउंड है ना, ये चीज क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड पर तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका हाइट थोड़ी बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर ऊपर थोड़ी जा रही है,
है ना, केवल ये दौड़ रही है तो इसके चलते केवल काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा। और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, क्योंकि हाइट पर थोड़ी गई। ओके, हाइट इसका कहाँ ऊपर बढ़ रहा है, कहने का मतलब किसी हाइट पे थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि उड़ते उड़ते ऊपर चली गई जैसे सीरियल में होता है बालबेरी सब में तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 125 जूल हो जाएगा। अब हम आते हैं 19 क्वेश्चन नंबर पे, क्योंकि 19 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द वर्क डन एंड एनर्जी स्पेंट इन द फॉलोइंग टू केसेस। तो पहला, स्मिथा हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस 1 आवर। नहीं तो अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, और फोर्स भी जो लग रहा है वो मेंटल फोर्स लग रहा है ना, मानसिक शक्ति लग रहा है। तो हो सकता है एक पढ़ते पढ़ते बोर हो गई, लेकिन उसमें फिजिक्स के अनुसार उसने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या पूछा है, अ चाइल्ड इज पुशिंग ए कार एंड द कार्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना। एक चाइल्ड कार को पुश कर रहा है लेकिन कार हिली भी नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऑफ कोर्स कार बहुत भारी है तो चाइल्ड कैसे उसको हिला भी नहीं पाएगा। तो भले चाइल्ड को लगे कि मैंने तो बहुत ताकत लगाई और कुछ ना कुछ वर्क किया, लेकिन फिजिक्स के अनुसार वो कोई वर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो F इंटू 0, और तो 0 से किसी ऐसे चीज को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फोर्स तो उसने लगाया है, ऐसा तो नहीं है। फोर्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, लेकिन किसी पॉजिटिव चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो इसीलिए। और 19 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब 20 देख लेते हैं। तो 20 में क्या पूछ रहा है, द वर्क डन बाई अ बॉय इन लिफ्टिंग हिज बैग अप टू अ हाइट। अब देखो हाइट की बात हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला आ जाएगा ना। द वर्क डन बाई अ बॉय इन लिफ्टिंग हिज बैग अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इज 200 जूल, फाइंड द मास ऑफ हिज बैग। किसी बैग को 2 मीटर ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, ये पहले बैग कैसे इसको लिखूं, देखो बैग यहाँ पर, पहले बैग यहाँ पर थी होगी, है ना। बैग कैसे बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, पहले बैग यहाँ पर थी मान लो, अब बैग यहाँ पर है चलो ऐसे बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। बड़ा कैसे हो गया बैग, थोड़ा छोटा बनाता हूँ ना बैग को। अब ये बैग हो गया। अब इसको यहाँ पर ग्राउंड पे था तो ये दोनों के बीच में कितना कितना हाइट हो गया, 2 मीटर का। हालांकि बैग ही बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा बैग कौन लेके जाता है भाई। खैर छोड़ो, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, सॉरी यार इसमें। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए ना, लग रहा है कि जैसे इतना बड़ा बैग तो होगा भी नहीं कहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने उठा के इसको क्या किया, इसको 2 मीटर ऊपर ले गया। वो कौन ले गया, जो हमारा क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में कौन है, राजू है क्या, कौन है, अब बॉय है, ठीक है, मान लो आप हो। और अगर कोई गर्ल इसको देख रही है तो समझो कि गर्ल ने लिफ्ट किया है ना। तो 2 मीटर है और इसको उठाने में कितना टोटल वर्क डन लगा, टोटल वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन, ठीक है, 200 जूल। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्क डन हुआ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ना, क्योंकि हाइट में चेंज हुआ है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, mgh, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ही तो दिया हुआ है, जो 200 दिया हुआ है ना, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ही दिया हुआ है। और मास ऑफ बैग इंटू 10 इंटू हाइट कितना है, 2 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा m का वैल्यू 200 जूल, 200/20 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 10 kg। अरे बाप रे, 10 kg का बैग है क्या, भाई साहब कौन सा बैग दे दिया भाई इन लोग को। देखता हूँ 10 kg, सच में 10 kg है क्या, ओ भाई साहब। अरे हो भी सकता है, आजकल ये CBSE वाले भी तो न जाने कितना बुक ले जाना पड़ता होगा बच्चों को यार। लेकिन 5 kg से ज्यादा बैग नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, स्कूल बैग तो जरूरी नहीं है, जरूरी हो सके दूसरा बैग भी हो, आने जाने समय जो बैग उन्होंने भी लेके चलते हैं, जो हम लोग जर्नी के दौरान बैग लेके चलते हैं, तो कभी कभी इतना वेट हो जाता है। चलो तब, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बैग, ये स्कूल बैग नहीं है तो 20
21 पे आते हैं तो हमारा आंसर साफ साफ लिखा करना। देखो जी का हर समय दे रहे हैं ना, जी इतना लिया करो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 21, ठीक है। अ पर्सन ऑफ मास 40 kg picked up a bag of mangoes and climbed 10 steps. If the bag contains 10 mangoes, ठीक है, each of mass 0.5 kg and the height of each step is 10 centimeter, then find the work done by the person in carrying that till till 10th step, ठीक है। find the work done by the person in carrying that till 10th step, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि ये जो स्टेप्स हैं आपका कैसे बताऊं, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10th स्टेप है तो हर स्टेप कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर का क्या है, हर स्टेप है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 10 स्टेप हैं और हर स्टेप 10 सेंटीमीटर का, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, है ना। टोटल हाइट कितना हो जाएगा, जल्दी करते हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 10, तो यानी 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के ही तो बराबर होता है। ओके, जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास, तो मैन का मास कितना दिया हुआ है 40 kg, और कितने, इफ द बैग कंटेन मैंगोज, और 10 मैंगो है, ईच ऑफ मास, काफी हैवी मैंगो है, ठीक है, 0.55 kg के। तो टोटल मास, एक तो मैन का मास हो गया 40 kg, इसको ऐड करना पड़ेगा ना, और 10 मैंगो है और हर का मास 0.5 kg है, ठीक है। तो इसमें 0.5 kg प्लस 5 kg, तो ये 45 kg हो जाएगा। तो टोटल मास कितना हो गया 45 kg, क्योंकि मैन का भी तो हाइट चेंज हो रहा है। पहले वो यहाँ था, मान लो ये पॉइंट ए पर था और फिर ये कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे, तो मैन का भी तो हाइट चेंज हुआ, तो मैन का भी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी मैंगो का भी ऐड होगा क्योंकि मैंगो का भी हाइट चेंज हुआ है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन किसके द्वारा, बाय मैन। तो कितना हो जाएगा, मास, टोटल मास कितना है 45 kg, एम जी एच 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 450, ठीक है। 450 जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, 450 जूल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 450 जूल। चेक कर लो 450 जूल। 22 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कैन वी ड्रॉ 100% एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी स्पेंट ऑन एन इवेंट इफ नॉट गिव द रीजन। नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप किसी, आप जैसे देखो, आप मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे, मान लो जनरेटर है, ठीक है, मान लो जनरेटर है। आप इसमें जितना भी केरोसिन डालते हो या डीजल डालते हो, ठीक है, आप इसमें मान लो डीजल डाला, डीजल डालते हैं कि पेट्रोल डालते हैं, मान लो डीजल डाला, मान लो आपने इसमें 1 लीटर का डीजल डाला, तो क्या 1 लीटर का जितना टोटल होना चाहिए था, वर्क हमको आना चाहिए था, इधर जितना एनर्जी आना चाहिए था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, है ना, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉरी ये बोल रहा हूँ, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है ना, एक आता है। तो 1 लीटर मैंने तेल डाला डीजल, और तो इससे टोटल जितना वर्क डन होना चाहिए था, क्या उससे मिल जाता है, क्या नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि ये जो जनरेटर है ना, इसमें फ्रिक्शन होते रहता है ना, फ्रिक्शन, ये मशीनें क्या है, आपस में फ्रिक्शन भी तो करती हैं, तो उस फ्रिक्शन के चलते जो एनर्जी हमें आना चाहिए था, जितना हमने तेल डाला उतना हमें टोटल जो एनर्जी जनरेटर को देना चाहिए था, टोटल एनर्जी जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है। आ रहा है समझ में। तो कोई भी मशीन 100% वर्क नहीं कर सकती, जितना आप भी, जैसे आपकी गाड़ी है तो जितना आप तेल डालते हो क्या पूरा का पूरा देता है, नहीं, कुछ जो पार्ट है ना वो धुएं, मतलब मशीन को चलाने में उसके फ्रिक्शन में ये सब में लॉस हो जाता है, तो ये चलते बोल रहा हूँ कि इसका नो हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा हमारा, क्या सा 23, अ राइस बैग 100 kg इज लिफ्टेड बाई 4 वर्कर्स,
हाइट टू हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखते हैं कितना मिनट हो गया भाई, 44 मिनट हो गया, बाप रे। ठीक है, a rice bag of 100 kg lifted up by 4 workers to a height of 10 meter from the ground. Find the work done by each worker, है ना। 4 वर्कर्स थे, assume that 4 workers muscular energy are equal, है ना। ऐसा नहीं कि चारों वर्कर अलग है, एक दुबला है, एक दुबला पतला है, दूसरा मोटा है, ऐसा नहीं, सब सेम समान एनर्जी के हैं चारों वर्कर्स। ठीक है, वरना फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना। तो अब देखो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय 4 पर्सन क्या हो जाएगा, सिंस ये हाइट की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है इसमें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, एम मास कितना है 100 kg, जी 10 है और हाइट 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 1000 जूल। देयरफॉर वर्क डन बाय ईच पर्सन, ठीक है, वर्क डन सिंस 4 पर्सन का जो मस्कुलर एनर्जी है वो आइडेंटिकल है, ये याद रखना। तो वर्क डन बाय ईच पर्सन क्या हो जाएगा, ईच पर्सन क्या हो जाएगा 10,000 जूल अपॉन 4 कर दें, क्योंकि ईच पर्सन का मस्कुलर एनर्जी सेम है, अगर नहीं रहता तो ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 0 जूल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23 का क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 24 क्या बोल रहा है, अ मैन फेल इनटू द मैनहोल ऑफ डेप्थ 1 मीटर, इफ हिज मास इज 55 kg देन व्हाट शुड बी द वर्क डन बाय हिज टू कम आउट। तो ठीक है, बाहर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये एक छोटा सा इसमें दिखा देता हूँ। तो ये 1 मीटर का है, ठीक है, इसमें ये मैन इसमें चला गया, तो बाहर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये 65 kg का है, ठीक है, 65 kg, ये यहाँ पर मत लिखो, ये मैन क्या है, मैन का वेट क्या है, सॉरी मास कितना है मैन का, मास ऑफ मैन कितना है 65 kg, और इसको ऊपर आने के लिए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मान लो 0 है यहाँ पर इस साइड, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन है ना, वर्क डन बाई मैन कितना करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। ठीक है, एम जी है 65 इंटू जी इंटू एच कितना है 1 मीटर, तो यानी 650 जूल। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो 650 जूल, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 650 जूल आंसर आ जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बर्ड ऑफ मास 5 kg, ठीक है, बर्ड फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ, है ना, तो ये कोई बर्ड है और तो ये फ्लाई कर रही है, ठीक है, और ये कितना से 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इसका मास कितना है 5 kg है, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और ये हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, तो फाइंड आउट द एनर्जी पोजेस्ड। तो इस बर्ड की, ये बर्ड जा रही है तो उसके चलते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बर्ड, काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट द एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है, फाइंड आउट द एनर्जी पोजेस्ड, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बर्ड क्या हो जाएगा 1/2, मास ऑफ बर्ड 5 kg, और वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है 2, लेकिन केवल v नहीं लिखना है, v का स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, लेकिन ये बर्ड मूव तो करिए, लेकिन ये किसी हाइट पर भी है, तो ये ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या ले लेते हैं, नेचुरली 0 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे रेफरेंस हम अलग अलग रख सकते हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन नेचुरली हम लोग ग्राउंड पर 0 लेते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसलिए मैं केवल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
बर्ड क्या हो जाएगा mgh, तो मास ऑफ बर्ड 5 kg और g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 10 मीटर, क्योंकि हाइट यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 500 जूल। तो बर्ड का काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है। तो अगर कोई बोलेगा कि टोटल एनर्जी कितना के बाद, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय बर्ड, पोजेस्ड, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, possessed by bird is equal to 10 जूल प्लस 510 जूल इज इक्वल टू 510 जूल। ठीक है, ये आंसर हो गया। हालांकि टोटल एनर्जी नहीं पूछा, वो पूछा है कि एनर्जी पोजेस्ड, तो एक तो हमारा 10 जूल हो जाएगा, एक 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये केवल इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ये केवल ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोसेस करेगा 10 जूल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल, लेकिन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 10 जूल प्लस 500 जूल। तो ये आंसर तो नहीं है, बस मैंने इसको अपने से किया है। सो अब सोच रहा हूं कि मैं इसको क्या करूं, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूं, सेव कर लेता हूं इसको, और मैं क्या करता हूं कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी क्या करता हूं बना देता हूं अभी से, क्योंकि ताकि दिक्कत ना हो। तो हमारा आसानी से हम बना दे सकते हैं। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या देता है, वर्क डन, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। एज अ हाइट ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। अ प्लास्टिक कम मतलब कंघी रब्ड ओवर ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि कॉम्ब को रब कर दिया ड्राई हेयर से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा वो चार्ज हो जाता है, तो वो फिर पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो क्यों अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। इन द यूनिवर्स मास, ठीक है, मास एंड एनर्जी, है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर, याद है आइंस्टीन का, मास एनर्जी आर कंजर्व्ड। इसको थोड़ा सा अच्छे से और ले लेता हूँ। mass energy का, when 1 Newton of force displaces a body through a distance of 1 meter, then the energy spent, तो एनर्जी स्पेंट ऑन इट, तो एनर्जी कितना, एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम ही चीज हुआ ना। एनर्जी थोड़ा सा कुछ अलग है उसमें, वर्क डन, वर्क एंड एनर्जी, लेकिन दोनों का यूनिट तो सेम है। तो अगर जैसे कि हम एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड होता है, लेकिन वर्क डन स्टोर्ड नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है वर्क और एनर्जी के बीच में। एक मेजर डिफरेंस ये है कि एनर्जी को अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन चीज़ों में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वर्क को स्टोर नहीं कर सकते हैं। वर्क दिखता है, एक फिजिकल फेनोमेना, ये दिखता है, ये कॉज है, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, एनर्जी ही जब ये इफेक्ट करता है, जब अपना इफेक्ट दिखाता है, एनर्जी जब अपना इफेक्ट दिखाता है तो ये वर्क के रूप में रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, भले दोनों का सेम है यूनिट, तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में और डिफरेंस के बारे में पता करूं कि वर्क एनर्जी का। वैसे मैं पहले भी इसके बताया था थ्योरी बनाते समय। तो जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इंटू 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो ये 1 जूल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन ठीक है, ये हो गया। 6 क्वेश्चन में क्या, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो सही है। एन एप्पल ऑन ए ट्री हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, सही बात है, क्योंकि एप्पल मूव तो नहीं कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा, लेकिन वो किसी हाइट पर है। अ कंप्रेस स्प्रिंग हैज एन, हाँ सही है, अ कंप्रेस स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये चारों सही है, तो ऑप्शन डी, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल द अबव करेक्ट। पिक आउट द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। द केमिकल एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये तो ट्रू है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है। सन, विंड एंड वाटर कम्स अंडर रिन्यूएबल सोर्सेस, बिल्कुल सही।
बर्निंग ऑफ कैंडल कन्वर्ट्स वैक्स इनटू लाइट, कन्वर्ट्स वैक्स इनटू, ये गलत है ना, वैक्स को लाइट में थोड़ी कन्वर्ट कर देता है, वैक्स से वो तो पिघल जाता है ना हीट के कारण, और फिर वो नीचे लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ये तो सही है, तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट यहाँ पर ध्यान देना, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ए बी और डी सही है, केवल सी गलत है, तो इसलिए सी आंसर है, आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट एन एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग दैट ट्रांसफॉर्म साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रोफोन। उसके बाद आगे आते हैं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं हो, मतलब सूर्य हजारों सालों बाद खत्म होगा, लेकिन एक तरह से हर जगह, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को थोड़ा छोड़ दो तो हर जगह ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग सोलर एनर्जी। फिर फॉसिल फ्यूल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, बायोगैस भी जब तक वो चीज़ है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनसे जो हम लोग बायोगैस का उत्पन्न करते हैं, तो सोलर एनर्जी इसमें से एक आंसर दिख रहा है। और विंड भी आप कह सकते हो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी, विंड भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो भी हर जगह नहीं पाया जाता है। विंड केवल उन्हीं जगहों पे जहाँ सही में मतलब हाई स्पीड में विंड क्या होती है, मूव करती है, वहाँ विंड एनर्जी उपलब्ध है। लेकिन सोलर एनर्जी तो लगभग हर जगह उपलब्ध है, केवल नॉर्थ पोल साउथ पोल को कुछ को छोड़ दे तो। 9 question. According to the law of conservation of energy, as energy changes from one form to another form, the total energy of that system keep increasing, keep decreasing, increases for some time, then remains constant. None of this. ऐसा कुछ नहीं होता, इंक्रीजिंग डिक्रीज नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, विदाउट एनी लॉस ऑफ, है ना। सिस्टम का कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, सेम का सेम ही रहता है। तो इसलिए कहीं भी सेम ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, कांस्टेंट केवल ऑप्शन में रहता है तो आंसर होता है। लेकिन सी ऑप्शन में क्या लिखा है, इंक्रीजेस फॉर सम टाइम, ऐसा नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट एप्लीकेशन ऐसा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स के जो क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया। तो चैप्टर नंबर 3 का वर्क एंड एनर्जी क्लास 6 पियर्सन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर द मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिक्स, तो द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स स्टार्ट होगा, और उसको हम लोग एक बार नीचे देख लेते हैं क्या है मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स। मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स, मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स कहाँ पर है? हाँ, ये मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स हमारा, तो मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स स्टार्ट होगा, और इसमें जो भी हमें पढ़ना होगा उसको हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। So thank you so much for watching this. Have a great day ahead.